Assalamualaikum. जी स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक रेडिएशन एक्सपोजर। हमने ये पढ़ा है प्रीवियसली। कुछ चीज़ें हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं फिर से। एक तो हमने डिस्कस किया था कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स नेचुरली नेचर में प्रेजेंट हैं, जो रेडियो एक्टिव हैं, इनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 82 है। वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपनी हाफ लाइफ गुजरने के बाद डिके हो जाते हैं और डॉटर एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं। ड्यूरिंग डिके प्रोसेस वो रेडिएशंस इमिट करते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेडिएशंस। 3 टाइप्स की रेडिएशंस इमिट करते हैं। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स चूँकि नेचर में प्रेजेंट हैं, हमारी अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हैं, जो कॉन्टीन्यूसली डिके हो रहे हैं जब से यूनिवर्स बनी है। तो इस तरह हमारे एनवायरनमेंट में रेडिएशंस हमेशा प्रेजेंट रहती हैं, ख्वाह कोई अलग से सोर्स हमने वहाँ पे रखा हो या ना रखा हो। जो अर्थ से क्रस्ट से रेडिएशंस इमिट हो रही हैं वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं। सेकेंडली, रेडिएशन का सोर्स हमारे पास है सन। वहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी आ रही हैं, गैमा रेडिएशंस भी आ रही हैं, जो कि फ्यूजन प्रोसेस जो सन में हो रहा है उसके नतीजे में प्रोड्यूस होती हैं। जो रेडिएशंस वो हमारी अर्थ तक पहुँच रही हैं। ये 2 मेजर सोर्सेज हैं जो नेचुरली हैं, जिनको हम किसी भी सूरत अवॉइड नहीं कर सकते। सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं अर्थ तक, उनको अवॉइड करने के लिए अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम बनाया है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। वो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, वो हार्मफुल रेडिएशंस को, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है ताकि वो अर्थ तक ना पहुंच सके। लेकिन उसके अब ओजोन लेयर जो है उसकी वो डिप्लीट आउट हो रही है, थिन होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसकी बहुत सारी काजेज़ हैं, वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कौन सी काजेज़ हैं जो ओजोन लेयर को हार्म के लिए हार्मफुल है। तो इसलिए हमारे एनवायरनमेंट में 2 मेन सोर्सेज हैं रेडिएशंस के। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, सेकेंडली सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं। और ये रेडिएशंस उस वक्त भी प्रेजेंट होती हैं। हम डिटेक्टर्स डिफरेंट टाइप्स के हमने इन डिटेल स्टडी किए थे। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, गाइगर मूलर काउंटर एंड विल्सन क्लाउड चैम्बर। ये तीनों डिटेक्टर्स जो हैं, जिसमें हमने ये कहा था कि विल्सन क्लाउड चैम्बर सिर्फ पाथ को शो करता है, गाइगर मूलर काउंटर काउंट करेगा रेडिएशन को, और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी काउंट कर सकता है और उसे हम फास्ट काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन लेबॉर्ट्रीज़ में जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो गाइगर मूलर काउंटर है। तो जीएम काउंटर को अगर आप अपनी लेबॉर्ट्री में रखें, वहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव सोर्स उसके सामने ना पड़ा हो, तो उसका मतलब क्या, वहाँ पे अगर रेडियो एक्टिव सोर्स नहीं है तो बेसिकली उसको ज़ीरो काउंटिंग शो करनी चाहिए कि कोई रेडिएशन वहाँ पे नहीं है। लेकिन आप अगर विदाउट एनी सोर्स भी उसको लैब में रखें तो वो उस वक्त भी रेडिएशंस काउंट कर रहा होता है। उस वक्त वो कौन सी रेडिएशंस हैं जो नेचर में प्रेजेंट है नेचुरली, जो 2 सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं वो इसकी काज है। वो रेडिएशंस कहलाती हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। ये तो वो नेचुरल सोर्सेज हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसके अलावा हम खुद से बहुत से ऐसी इक्विपमेंट, ऐसी डिवाइसेस अपने इर्द गिर्द यूज़ कर रहे होते हैं जो कि जो कि रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रही हैं। जैसे कि जो बिल्डिंग मटेरियल है, इसमें ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो रेडॉन गैस इमिट करते हैं। इसी तरह हमारे जो पुराने कलर टेलीविज़न्स थे वो ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस इमिट करते थे एज़ कंपेयर टू प्रेजेंट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एलसीडी या एलईडी की फॉर्म में आ रही है। वो भी रेडिएशंस हमारे ऊपर फॉल कर रही हैं। लाइट्स जलती हैं, नियॉन बल्ब हम यूज़ करते हैं, वो रेडिएशंस हम पे फॉल कर रही हैं। यानी हर तरफ से हमारा एक्सपोजर हो रहा है रेडिएशन से। और ये सारी जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं ये कहलाती हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये व्हाट आर बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो बैकग्राउंड, ये इसी टॉपिक की ये जो 3rd लाइन है, बैकग्राउंड रेडिएशंस को
फाइन करने करेगी ये। बैकग्राउंड रेडिएशंस के को कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ पार्टली ड्यू टू कॉस्मिक रेडिएशन विच कम्स टू अस फ्रॉम आउटर स्पेस एंड पार्टली फ्रॉम नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट। ये रेडिएशंस कहलाती हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। ये शॉर्ट में आ जाती है डेफिनेशन बैकग्राउंड रेडिएशन की, ये आप लिखेंगे। द कॉस्मिक रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसमें चार्ज पार्टिकल्स यानी जैसे बीटा रेज चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीटा रेडिएशंस, न्यूट्रिनोज होते हैं, ये सारी रेडिएशंस भी प्रेजेंट होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी प्रेजेंट होती हैं। और ये याद रहे कि बीटा पार्टिकल्स या न्यूट्रिनोज जो हैं ये चार्ज पार्टिकल हैं, जबकि जो बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन ये चार्ज पार्टिकल है, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होती हैं। अब ओजोन लेयर एक नेचुरल फिल्टर का काम करती है जो कि इन बैकग्राउंड रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है। अल्ट्रा हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखती है। लेकिन जो हम यूज़ कर रहे हैं materials like chlorofluorocarbons which are used in refrigeration, aerosol spray and plastic foam industry जो है, इसमें जो केमिकल्स हैं वो हार्मफुल हैं ओजोन लेयर के लिए, जो ओजोन को डिप्लीट आउट कर रहे हैं। तो अब मोस्टली ऐसा है कि इको फ्रेंडली केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जो कि ओजोन को कम नुकसान पहुंचाएं। तो इन केमिकल्स को कोशिश की जाती है कि अब रिप्लेस किया जाए इको फ्रेंडली केमिकल से। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स का मैंने आपको बताया, उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेडॉन गैस इमिट करते हैं। और ये गैस जब ट्रैप हो जाती है किसी भी बिल्डिंग के अंदर, तो इसीलिए कहते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए घरों में भी, बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज में, ताकि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जो रेडॉन गैस है, वो एस्केप कर सके। वो अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो उनको इनहेल करते जाएंगे उन रेडिएशंस को। इसके अलावा जितने भी फूड्स हैं हमारे पास उनमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ होता है, जिसमें रेडियो एक्टिव पोटाशियम का 40 आइसोटोप और कार्बन 14 आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। ये भी हो सकता है कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमने फर्टिलाइज़र के तौर पे सॉइल में यूज़ किए हों, वहाँ से जो फूड आइटम्स हैं उन्होंने अब्जॉर्ब किए, जब हम खाते हैं तो वो हमारे अंदर चले जाते हैं। तो और इसके अलावा कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, जैसे मेडिकल डायग्नोस्टिक में हम यूज़ करते हैं एक्सरेज, दैट इज़ आल्सो अ कॉमन काज ऑफ रेडिएशंस। ये देखें इस पिक्चर में रेडिएशन एक्सपोजर पाथवे शो किया है कि ये जो ह्यूमन बींग्स यहाँ पे प्रेजेंट है उन पे हर तरफ से रेडिएशंस आ रही हैं। ये देखें कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना केमिकल वेस्ट कर रही हैं वाटर के अंदर। वही वाटर जो है वो फूड के अंदर आ रहा है। हम फ़िश खाते हैं, वही फूड इनटेक लिया होता है फ़िश ने, हम फ़िश खाते हैं, वो रेडिएशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा फिर वही पानी जो है वो इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। वो जो घास उगती है या चारा उगता है वो गाय खाती है, गाय से हम दोबारा मिल्क लेते हैं, फूड एंड मिल्क मीट खाते हैं, उसका मिल्क लेते हैं, फिर से वो रेडिएशंस हमारे अंदर जाती हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा जो क्रॉप रेजिड्यू होता है, वो भी कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जैसे टोबैको लीव्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रेडिएशंस इमिट करते हैं। जो पर्सन स्मोकिंग करता है वो खुद तो इनहेल कर रहा होता है, लेकिन वो अब साथ ही साथ उस जो टोबैको लीव्स हैं वो इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कॉस्मिक रेडिएशंस भी हम पे फॉल कर रही हैं। अगर हमारा इंडोर लाइफ स्टाइल है, हम बाहर फ्रेश एयर की वेंटिलेशन नहीं है घरों में, तो भी हम रेडॉन गैस को इनहेल कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये देखिए सारे सोर्सेज हैं, रॉक्स एंड सॉइल है, ये रेडिएशन सभी के हर तरफ से रेडिएशंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
हम इनहेल कर रहे हैं, हम पे फॉल कर रही हैं। इसी तरह जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे वहाँ पे एक्सरेज एक्सपोजर जो है रूटीन चेस्ट एक्सरे या डेंटल एक्सरे करते हैं, तो वो भी हार्मफुल रेडिएशंस हैं जो एनवायरनमेंट में शामिल हो रही हैं। रेडियो एक्टिव, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ रेडिएशन इन नेचर। ये जो पैराग्राफ है, ये इसका आंसर है, जिसमें हम लिखेंगे कि एक्सरे एक्सपोजर the sources include radioactive waste from nuclear facilities, hospitals, research and industrial establishments, color television, luminous watches and tobacco leaves. ये सारे sources हैं radiations के जो present हैं हमारे इर्द गिर्द. A smoker not only inhales toxic smoke but also hazardous radiation. Low level background radiation from natural source is normally considered to be harmless. However, higher level of exposure are certainly damaging. We can't avoid exposure to radiations. However, the best advice is to avoid unnecessary exposure to any kind of ionizing radiation. अब जो फूड के थ्रू हम हमारे पास आ रही हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और वो रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये नए जो कॉस्मिक रेडिएशन में प्रेजेंट हैं, अर्थ क्रस्ट से मीट हो रही हैं, इसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। जो अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर है, लाइक जब हम लैपटॉप के आगे अपनी फेस टाइम को इंक्रीज़ करते हैं या स्क्रीन टाइम हमारा मोबाइल पे ज़्यादा होता है, तो ये अननेसेसरी रेडिएशंस हैं जो हम इनहेल करते हैं। जितना रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उससे बहुत सारी डिजीज़ प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन डिजीज़ है एनीमिया, ल्यूकीमिया है, और इसमें जो क्रोमोसोम अब नॉर्मेलिटीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, सोर थ्रॉट है, लॉस ऑफ हेयर है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, ये सारी डिजीज़ उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब हमारा रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमारे है इसमें शामिल आपके स्मार्ट सिलेबस में, वो है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है, ये फेनमैन है एक फ़िलासफ़र, उसके अकॉर्डिंग ये है कि man has always desired to comprehend the complexity of nature in terms of few elementary concepts as possible. Among his quest, in Feynman words, has been the one for wheels within wheels. कि इंसान क्यूरियस है, वो एक चीज़ फाइंड करने के बाद उसके अंदर फर्दर इन्वेंशन करना चाहता है कि ये किस चीज़ से मिलके बनी है, यानी व्हील विद इन व्हील्स फाइंड करता है। तो इसीलिए जो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, जो सबसे पहले जिनको कहा जाता था कि देर आर 5 बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर: ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अर्ली टाइम्स में से ये 5 थी बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। उसके बाद हम जब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी के बाद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को मर्ज करके एज अ सिंगल फोर्स स्टडी किया गया। मैक्सवेल ने फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी के लिए सेट ऑफ इक्वेशंस मैथमेटिकली उसको एक्सप्लेन किया था, वो उसने फॉर्मुलेट की थी इक्वेशंस। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स को एक सिंगल फोर्स के तौर पे स्टडी किया था फैराडे एंड मैक्सवेल ने। तो इस तरह हमारे पास रह गई 4 बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। वो कौन कौन सी रह गई? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, अप टू डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज तक ये प्रेजेंट है। लेकिन ये वीक फोर्स है, क्योंकि हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डिस्पाइट इट्स इफेक्टिव स्ट्रेंथ, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जबकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है लेकिन रेंज इसकी शॉर्ट है। ओनली विद इन सब न्यूक्लियर डिस्टेंस ये एग्जिस्ट करती है, कन्फाइंस टू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस।
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये लॉन्ग रेंज है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो इसी की वजह से हो रहे हैं. इट बाइंड्स टुगेदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, crystals, trees, buildings, and even we are also formed of atoms and molecules. So basically we are formed of electromagnetic force. This force on the microscopic level is responsible for a variety of apparently different macroscopic forces such as friction, cohesion, and adhesion. जो weak nuclear force है, it is short range like the strong nuclear force and responsible for spontaneous breaking up of the radioactive elements. It is a sort of repulsive force of very short range of the order of 10 raised to power minus 17 मीटर. ये आपने याद रखने हैं. शॉर्ट जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज क्या है, 10 रेज टू पावर माइनस 17 मीटर. और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज है 10 रेज टू पावर माइनस 15 मीटर. It is usually masked by the effect of the strong and electromagnetic force inside the nuclei. The gravitational force, like the electromagnetic force, is again long range, extending up to and beyond the remotest stars and galaxies. It keeps you the atmosphere and the seas fixed to the surface of the planet. It gives rise to the ocean tides and keeps the planets moving in their orbits around the sun. These widely disparate properties of the four basic forces have not stopped the scientists from finding common cause for all of them. Later on, 100 years after the unification of electric and magnetic force, electromagnetic force 1979 में ग्लेशो और डॉक्टर अब्दुलसलाम विनबर्ग एंड ग्लेशो ने नोबेल प्राइज़ शेयर किया था फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स और वीक न्यूक्लियर फ़ोर्स को कंबाइन किया कि इन दोनों को हम कंबाइन करके एक सेट ऑफ इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं. और ये भी और इस तरह से अब हमारे पास रह गई हैं सिर्फ तीन बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर. एक है इलेक्ट्रो वीक फोर्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स और वीक न्यूक्लियर फ़ोर्स के कम्बिनेशन से बनी है. ग्रेविटेशनल फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है. ये भी पॉसिबल है इन फ्यूचर के जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और इलेक्ट्रो वीक फोर्स है, इन दोनों को कंबाइन करके इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स एक ही यूनिफाइड फोर्स बना दी जाए. और इसके बाद एक यूनिफाइड इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स बचेगी हमारे पास और एक ग्रेविटेशनल फोर्स. सिर्फ दो बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर रह जाएंगी. लेकिन बेसिकली 5 बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर थी जिनको कंबाइन करने के बाद अब 3 बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं. यानी कि 3 सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जिनकी मदद से हम सारी फोर्सेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं. इसमें से ये एमसीक्यूज़ में ही आ जाता है कि कि कौन सी लॉन्ग रेंज फोर्स है, कौन सी शॉर्ट रेंज फोर्स है. या इसमें से वो आ सकता है आपको कि किसने यूनिफिकेशन की थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ़ोर्स की यूनिफिकेशन की थी, फैराडे और मैक्सवेल ने. और ग्लेशो, विनबर्ग और अब्दुलसलाम ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स और वीक न्यूक्लियर फ़ोर्स को कंबाइन किया था. ये एमसीक्यूज़ ही इसमें से आते हैं. ये लॉन्ग या शॉर्ट में ये टॉपिक नहीं आता. लास्ट एक टॉपिक रह गया, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे और ये चैप्टर हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा.